पति की अचानक मौत हो गई और मैं जवानी में ही विधवा हो गई। मेरे माँ बाप मुझे लेने आए तो मेरी सास कहने लगी, मैं खुद ही कोई अच्छा रिश्ता देखकर इसकी शादी करवा दूंगी। एक दिन सास मेरे पास आई और बोली, लड़का अच्छा है, शादी करोगी? मैं कुछ न बोली सास के आगे। लेकिन शादी की रात जब कमरे का दरवाजा खुला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे बेड पर मेरी चूड़ियां टूटकर बिखरी पड़ी थीं। मेरे हाथ कांच की टूटी हुई चूड़ियों से जख्मी हो चुके थे। वो दरिंदा इंसान अब बेड पर सो रहा था। मेरे चेहरे पर नाखूनों के निशान थे, मेरे बाल बिखरे हुए थे और बीती रात की सारी कहानी, सारा दर्द मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो इंसान एक वहशी जानवर था जिसके साथ मैंने शादी की रात के नाम पर सिर्फ तकलीफ उठाई थी। जिंदगी में बहुत से हादसे होते हैं, लेकिन जो हादसा मेरी जिंदगी में हो चुका था उसने तो मुझे सांस लेने का हक भी छीन लिया था। मैं बेड से नीचे उतरकर दीवार से टेक लगाकर सिसक रही थी और मेरा दरिंदा पति बेड पर आराम से सो रहा था। मेरे दिमाग में मेरी बीती हुई जिंदगी किसी फिल्म की तरह चलने लगी। मैं अपने माँ बाप की बहुत इकलौती लाडली बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बड़े ही अरमानों से मेरी शादी अभिजीत के साथ की थी। मैं भी अभिजीत के साथ बहुत खुश थी। अभिजीत मुझे बहुत प्यार करता था। अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 ही साल गुजरे थे कि अचानक मेरा पति अभिजीत एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया और इस एक्सीडेंट ने मेरी हंसती बसती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अभिजीत की मौत ने घर पर एक कोहराम सा मचा दिया था। मुझे तो अपना होश तक न था। बार बार मुझ पर बेहोशी तारी हो रही थी। जब भी होश में आती और इस कड़वी सच्चाई को सुनती कि अभिजीत अब हमेशा के लिए जा चुका है, तो मैं दोबारा से अपने होश खो बैठती थी। अभी तो मेरी शादी को बस 2 ही साल गुजरे थे। क्या बस इतना ही साथ था हमारा? इन पलों की तकलीफ कभी भी कम नहीं हो सकती थी। 3 दिन तक मैं अपने होश से बेगाना रही थी, लेकिन हकीकत को इंसान को मानना ही पड़ता है। हकीकत से इंसान मुंह मोड़ नहीं सकता। मेरी तो जिंदगी ही उजड़ गई थी। बस चुपचाप कमरे में पड़ी रहती थी। खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इस कमरे में मैं 2 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। कभी ये सोचा था कि 2 साल के छोटे से अरसे का समय मेरा और अभिजीत का लिखा था। रो रो कर मेरे आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन दिल का बोझ था कि कम नहीं होता था। मेरी ससुराल में मेरी सास और मेरा एक देवर था। मेरे ससुर बहुत पहले ही मर चुके थे। मेरी 2 ननदें भी थीं, लेकिन दोनों शादीशुदा थीं। एक जेठ भी था जो अपनी फैमिली के साथ बाहर के देश में रहता था। वो भाई की मौत पर बस मेहमानों की तरह ही आया था। बस कुछ दिन के लिए आया। भाई के मरने के तीसरे दिन ही वो चला गया था। बस जाते जाते अपनी माँ से कह गया कि घर के खर्चों की चिंता मत करना, मैं भेजता रहूँगा। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं तो ज़्यादातर कमरे में बंद रहती। कभी कभी अभिजीत की ऐसी याद आती कि दिल तड़प जाता था। मेरे माँ बाप हर हफ्ते मुझसे मिलने आते थे। मेरे लिए बहुत परेशान और उदास थे। बड़े अरमानों से माँ बाप ने मेरी शादी की थी और अब मेरी ज़िंदगी में ये हादसा हो गया था तो उनका दिल भी दर्द से चकनाचूर हो गया था और ये दर्द मेरे माँ बाप के चेहरे पर साफ दिखाई देता था। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, सौम्या अब हमारे साथ हमारे घर चलो, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं अपनी माँ से क्या कहती? मैं तो अभी तक अभिजीत के गम से बाहर ही नहीं निकली थी। लेकिन मेरी माँ की बात भी ठीक थी। मैं अब यहाँ क्या करती? लेकिन अब तक मेरी सास ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखा था, मेरा बहुत ख्याल रखा था। जो गम उन्हें इस बुढ़ापे में मिला था वो मेरे गम से कहीं ज़्यादा गुना था। माँ के लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर यही गम होता है कि उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दे। लेकिन समय एक ऐसा खिलाड़ी है कि गम के साथ भी जीना सिखा देता है। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी और इस बात का बहुत एहसास भी करती थी कि मैं इस भरी जवानी में विधवा हो गई हूँ। मेरे माँ बाप मुझे आज लेने आए थे और जब ये बात मेरी सास को पता चली कि मेरे माँ बाप मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, तो पहले तो वो हैरान रह गई थीं। कहने लगी, बहन जी ये आप क्या कह रही हैं? मेरा हंसता बसता घर तो पहले ही अभिजीत की अचानक मौत से उजड़ चुका है। अब अगर बहू भी चली जाएगी तो मेरा तो घर ही सुनसान हो जाएगा। आप पूछ लें सौम्या से, मैंने तो कभी उसके साथ सास वाला व्यवहार किया ही नहीं है। मैंने तो उसे हमेशा अपनी बच्ची ही समझा है। अभिजीत के नाम पर ही जब उसने जीना है तो फिर मायके में रहे या ससुराल में क्या फर्क पड़ता है? अगर यहाँ रहेगी तो मेरा भी जी लगा रहेगा। मेरी सास की आंखों में आंसू भर आए थे। मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर मेरे माँ बाप की आंखें भी गीली हो गई थीं। कहने लगे, बहन जी हमें भी अभिजीत के जाने का बहुत गम है।
बहुत बड़ा दुख हमारे दिल पर है। काश के इंसान के बस में होता तो वो कभी अपने सगों को जाने न देता, लेकिन हम मजबूर और बेबस हैं। भगवान के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन अब हमारी बेटी सौम्या का यहाँ रहना ठीक नहीं है। और फिर मेरी बेटी अभी जवान है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, और मैं उसे अभिजीत के नाम पर सारी जिंदगी नहीं बिठा सकता। मैं बहुत ही जल्द सौम्या की दूसरी शादी कर दूंगा। मेरे पापा की बात ने जहाँ मेरी सास का रंग उड़ाया था, मुझे भी अपनी पापा की ये बात बुरी लगी थी। इस समय तो अभिजीत का गम मेरे दिल में ताजा था। मैं किसी और का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। मेरे पापा की बात सुनकर मेरी सास रोने लगी और बोली, मैंने सौम्या को अपनी बेटी बनाकर लाई थी, मुझसे तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। आप मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दें। मैं खुद उसकी शादी एक माँ बनकर करवा दूंगी। मेरे बेटे का गम अभी ताजा है। भगवान के लिए सौम्या को अपने साथ मत ले जाएं। उसे देख कर ही तो मैं जी रही हूँ। सौम्या के अलावा मेरा सहारा ही कौन है। एक बेटा विदेश में है, छोटा बेटा तो आपको पता ही है कि किसी काम का नहीं है। फिर किसके सहारे मैं जिंदा रह सकती हूँ। मेरी सास सचमुच मुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं। इन 2 सालों में भी मुझसे कभी नोक झोंक नहीं हुई थी। मेरे पापा मुझे वहाँ छोड़ने पर राजी न थे, लेकिन मुझे लगा ये तो मेरी खुदगर्जी होगी कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं। मुझे भी अपनी सास का एहसास करना चाहिए, वो भी दुख और तकलीफ में है। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं यहीं अभिजीत के घर पर ही रह लूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे बराबर बैठी मेरी सास ने मुझे गले लगा लिया और रोने लगी कि तुम तो मेरी अपनी बच्ची हो, मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप कुछ देर तो चुप से हो गए। फिर मेरे पापा ने कहा, बहन जी, मैं अपनी सौम्या को पूरी जिंदगी विधवा बनाकर नहीं रख सकता। मैं अपनी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। अगर 6 महीने में आपने कोई रिश्ता न देखा तो मैं अपनी बच्ची के लिए खुद कोशिश करना शुरू कर दूंगा। ये बात कहकर मेरे माँ बाप मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद और हौसला देते हुए चले गए। मेरी सांस एकदम चुप हो गई थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक बार मेरी सास मुझसे कहने लगी, काश कि इन 2 सालों में तुम उम्मीद से हो जाती। मेरे अभिजीत की कोई निशानी तो होती मेरे पास, तो मैं उसी के सहारे जी लेती। ये कहते हुए उनके आंसू छलकने लगे थे। मैं भी उदास हो गई थी। सास की बात सुनकर मेरे दिल में भी ख्याल आया कि काश अभिजीत की कोई निशानी मेरे पास होती। हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 ही साल गुजरे थे और अभिजीत ने कहा था कि हम अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं करेंगे, अभी हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। शादी के कहीं 5 साल के बाद हम बच्चों के बारे में सोचेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि अभिजीत का साथ इतना ही है। और आज मेरी सास को मेरे यहाँ से हमेशा के लिए जाने का डर सता रहा था। वो मेरे बगैर बिल्कुल अकेली रह जाती। बड़ा जेठ तो विदेश का होकर रह गया था और नंदे अपने घर गृहस्थी में घिरी हुई थीं। एक देवर था, वो किसी काम का नहीं था। इन 2 सालों में हम दोनों सास बहुओं ने सहेलियों की तरह अपना रिश्ता निभाया था, लेकिन मालूम नहीं था कि ये साथ भी छूट जाएगा। कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आए। मम्मी पापा ने कहा कि हम 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो सऊदी अरब के लिए निकल जाएंगे। सऊदी अरब में मेरे चाचा की फैमिली रहती थी और इस समय मेरे चाचा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे पापा वहाँ जा रहे थे। पापा ने कहा कि वहाँ मुझे कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। अभी मेरे माँ बाप को गए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, सौम्या, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत ही अच्छा है, लोग मेरे भरोसे वाले हैं। अब तुम्हें बेटी बनाया है तो बेटी बनाकर शादी की जिम्मेदारी भी मेरी है। फिर मेरी सास ने मुझे एक तस्वीर थमाई और चली गई। मैंने तस्वीर देखी। एक अच्छा शक्ल सूरत का लड़का था। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। अभिजीत की बेसाख्ता याद आ गई। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं शादी करती, लेकिन सिर्फ अपने बारे में ही सोचूं तो इंसान खुदगर्ज हो जाता है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती थी, मुझे अपनी सास और अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना था। और यही सब सोचते हुए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने वो तस्वीर अपने माँ बाप को भी भेज दी। मेरे माँ बाप को भी वो लड़का पसंद आया था, उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं था। मेरे माँ बाप ने मेरी सास से कहा कि जब हम हिंदुस्तान लौट कर आएंगे तब सादगी के साथ दोनों की शादी कर देंगे। उस समय तो मेरी सास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि लड़के के बाप बहुत बीमार हैं, इसलिए वो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। हमें ये शादी कल ही करना पड़ेगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। इतनी जल्दी अफरा तफरी में मैं कैसे शादी कर सकती थी, जबकि मेरे माँ बाप भी मौजूद न थे। लेकिन मेरी सास ने कहा, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? मैं उनके दिली लगाव और मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं शादी के लिए मान गई। मैं दुल्हन तो नहीं बनी थी, बस सादगी से ही तैयार हुई थी।
मेरी सास मुझे बाहर ले गईं, जहाँ पंडित जी आए बैठे थे और वो लड़का भी आया बैठा था। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो लड़का तो पूरी तरह दूल्हा बना हुआ था। फिर मैंने सोचा, मेरी दूसरी शादी है, लेकिन इस लड़के की तो पहली शादी है, इसके तो कुछ अरमान होंगे ही। उस लड़के का पूरा चेहरा सेहरे के पीछे छुपा हुआ था। हाँ, उसके हाथ दिखाई दे रहे थे। खूबसूरत मर्दाना हाथों पर एक महंगी सी घड़ी बंधी हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा जच रही थी। मैंने नजरें झुका लीं और मैं अपने होने वाले दूल्हा के साथ जाकर बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए और फिर बहुत ही सादगी के साथ शादी संपन्न हो गई। मेरी सास ने मुझे ले जाकर फिर से मेरे कमरे में बिठा दिया। मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद मेरी सास अब विदाई के लिए मुझे लेकर जाएंगी। मुझे दुख भी हो रहा था, क्योंकि इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थीं और अब ये घर मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छूटने वाला था। मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद अब कोई मुझे लेने आएगा, लेकिन होश तो मेरे उस समय उड़े जब शादी के बाद मैं विदा होकर कहीं भी नहीं गई थी। रात के 11 बज चुके थे और मैं अभी तक अपने ही कमरे में बैठी हुई थी। न जाने क्यों एक घबराहट सी महसूस हो रही थी। क्या बाहर कुछ समस्या हो गई थी? क्या मेरी सास ने लड़के वालों से ये छुपाया था कि मैं विधवा हूँ और अब उन्हें पता चल गया है? एक के बाद एक जान निकालने वाले अंदेशे थे जो मेरी चिंता का कारण बन रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या करूं? क्या बाहर जाकर देखूं कि आखिर माजरा क्या है? फिर सोचा, ये तो गलत हरकत होगी, इस तरह दुल्हन उठकर खुद ही बाहर चल दे। मेरा दिल धक से रह गया था जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा मेरी सास अंदर आएंगी और विदाई का कहेंगी, लेकिन जो अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी रंगत फीकी पड़ गई थी। डर के मारे मैं बेड से खड़ी हो गई थी। भला ये मेरे कमरे में क्यों आया था? मेरी जान मेरे लबों पर उस समय आई जब उसने दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया और मुझे देखकर पूरी बत्ती सी निकाल कर हंसने लगा और मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। मेरे सामने तो मेरा पागल छोटा देवर खड़ा था। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन उसका दिमाग 6-7 साल के बच्चे का था। उसे अक्सर पागलपन के तेज दौरे भी पड़ते थे। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहता था। जब मेरी शादी अभिजीत से हुई थी तभी मुझे उन्होंने आरब के बारे में बता दिया था। मुझे सुनकर डर सा महसूस होने लगा था। मुझे ऐसे अबनॉर्मल लोगों से बहुत डर लगता था। मैं अगर किसी पागल को भी गली में देख लेती तो डर जाती थी। इसलिए मैं आरब के कमरे में कभी भी नहीं गई थी। मेरी सास ही उसे संभालती थी। बस 1-2 बार ही उसे देखा था और आज वो मेरे कमरे में खड़ा मुझे घूर रहा था। पूरी बत्ती सी निकाल कर मुझे देखकर हंस रहा था। मेरी जान उसे देखकर निकलने लगी थी। वो आज की रात मेरे कमरे में क्या कर रहा था? मैंने डरते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से अपने कमरे में। बदहवासी के मारे मेरी तो आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो हंसते हुए मेरे पास आ गया, कहने लगा, मैं क्यों जाऊँ? तुम मेरी दुल्हन हो। मम्मी ने कहा है इस कमरे में तुम्हारी दुल्हन बैठी है, जाओ अपनी दुल्हन के पास। और ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। फिर मुझे लगा ये दीवाना है, इसे कहाँ किसी बात का होश है। मैंने उससे कहा, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, तुम अपनी माँ को कमरे में भेजो। उसकी मौजूदगी में मुझे इतना डर लग रहा था कि डर के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी बात सुनकर आरिफ के माथे पर बल पड़ गए। वो जैसे मेरे पास आया, मैं बिदक कर पीछे हट गई। वो मुझसे कहने लगा, तुम मेरी दुल्हन हो, मेरी तुमसे शादी हुई है, मैंने कागज पर अंगूठा भी लगाया है और मैंने तुम्हारे साथ फेरे भी लिए हैं। वो पंडित जी अंकल आए बैठे हैं, उन्होंने शादी के मंत्र पढ़े थे। इससे पहले वो मेरे करीब आने की कोशिश करता, मैं तेज आवाज़ से अपनी सास को बुलाना शुरू कर दिया कि वो मुझे इस पागल लड़के से बचा लें, लेकिन वो अंदर नहीं आई। मैं कमरे से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी, लेकिन आरब मेरे सामने खड़ा था और मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। मैं डर के मारे रोने लगी थी। अगर मेरी शादी आरब से की गई थी तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया था। वो पागल लड़का था और उसे जब पागलपन के दौरे पड़ते थे तो वो अपने कमरे की हर चीज तोड़ देता था। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिसके साथ मैं 7 फेरे ले रही हूँ वो मेरा देवर आरब होगा। मुझे तो मेरी सास ने किसी और की तस्वीर दिखाई थी, तो क्या मेरी शादी से धोखे से करवा दी गई है? मेरे दिमाग में इस समय सोचों का तूफान मचा हुआ था। मेरे कदम पीछे की तरफ रुक गए जब मेरे पीछे दीवार आ चुकी थी। मैं अब और पीछे नहीं हट सकती थी। मैं उसे अपने करीब आने से रोकने लगी, लेकिन वो रुका नहीं, मेरे पास पहुंच गया। मेरी रंगत फीकी पड़ चुकी थी, गला तक सूख गया था, डर के मारे मैं कांप रही थी। वो बिल्कुल मेरे करीब आ चुका था
उसकी सांसें मेरे चेहरे पर टकरा रही थीं और उसके इतना करीब होने से मेरा दिल किसी पत्ते की तरह लरज रहा था। मुझे तो पहले ही ऐसे लोगों से बहुत डर लगता था और ऐसे इंसान के साथ शादी, इस ख्याल ने मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया था। वो फिर से हंसने लगा, लेकिन मैं रोए जा रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। वो मुझे देखकर एकदम से तालियां बजाने लगा तो मुझे हैरत हुई कि वो तालियां क्यों बजा रहा है। फिर कहने लगा, मेरी शादी हो गई है, तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये कहकर उसने मेरे दोनों बाजू पकड़कर मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया, लेकिन मैं डर से चिल्लाने लगी थी। उसे अपना आप छुड़वाने लगी, मदद के लिए अपनी सास को पुकारने लगी कि कोई मुझे बचा लो, लेकिन मेरी सास तो शायद पत्थर बन चुकी थी। मैं कहने लगी, दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। मेरे जोर से चिल्लाने पर आरब ने मुझे छोड़ दिया। मैं एकदम से पीछे हट गई, लेकिन आरब का चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा था। कहने लगा, तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे ऐसी दुल्हन पर गुस्सा आता है जो मुझसे नफरत करे। वो गुस्से से कांप रहा था और इसी गुस्से में उसके मुंह से लार भी बहने लगी थी, जो मुझे देखकर घिन आई थी। मैं डरकर दीवार के कोने से लग गई थी। पहले तो गुस्से से दाएं बाएं वो कुछ ढूंढने लगा। मुझे लगा शायद वो मुझे मारने के लिए कोई चीज ढूंढ रहा है। और फिर आरब की नज़र शोकेस पर पड़ी। उसने शोकेस पर रखी हर चीज को जमीन पर पटक पटक कर तोड़ना शुरू कर दिया कि तुम मेरी दुल्हन हो, लेकिन मेरी दुल्हन को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी दुल्हन मुझसे नफरत करती है। आरब की ये हालत देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मुझे लगा अब वो शोकेस पर रखी चीजें मुझ पर फेंकना शुरू कर देगा। मैं डर के मारे चिल्ला रही थी कि कोई तो मेरी मदद करो, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी न थी। तकलीफ शायद बहुत छोटा शब्द है जो उस रात मैंने बर्दाश्त की थी। आरब के पागलपन का निशाना उस रात उन बेजान चीज़ों के साथ साथ मैं भी बनी थी। मेरी टूटी हुई चूड़ियां बेड पर बिखरी पड़ी थीं, मेरी बिखरी हुई किस्मत की तरह। मेरे बालों को आरब ने बुरी तरह नोचा था, मुझे मारा था। कहने लगा, तुम मुझसे मोहब्बत करो, कहो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती, मुझसे प्यार करती हो। उसकी आंखें जुनून और पागलपन से लाल हो रही थीं। उसने मेरे बालों को नोचते हुए कहा था और मैं दर्द से तिलमिला उठी थी। मैंने रोते हुए हाथ जोड़कर उससे कहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे कमरे से बाहर जाने दो। आरब कहने लगा, तुम मेरी दुल्हन हो, दुल्हन कमरे में दूल्हा के साथ रहती है, मुझे मम्मी ने बताया है, और वो अपने दूल्हा से प्यार भी करती है। फिर पता नहीं तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो, तुम क्यों कहती हो कि मुझसे नफरत करती हो। वो मुझे थप्पड़ मारने लगा। कहो मुझसे प्यार करती हो। मैं उसकी मार अब सह नहीं पा रही थी। भले ही उसका दिमाग 6-7 साल के बच्चे का था, लेकिन वो भरपूर ताकतवर मर्द था, इसलिए उसे मैं वही कहने लगी जो वो सुनना चाहता था। कमरे में लगी खिड़की से मैंने सूरज को बहुत ही बेजान शरीर के साथ उगते हुए देखा था। मेरा जी चाहा पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दूं। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। मैंने अपने आंसू साफ किए और नहाकर कपड़े बदल लिए और कमरे से बाहर निकल आई। मेरी सांस उठ चुकी थीं। वो सोफे पर बैठी हाथ में माला पकड़े कुछ बड़बड़ा रही थीं। मुझे देखकर नजरें चुरा गईं, क्योंकि मेरे चेहरे पर उनके पागल बेटे के हाथ की उंगलियां छपी हुई थीं। उसके नोचने से मेरे चेहरे पर जख्म आ चुके थे, मेरे बाजू पर भी जख्म थे। ये तो बाहरी जख्म की तकलीफ थी जो मैंने सही थी, लेकिन जो घाव मेरी आत्मा पर लगे थे उसकी तकलीफ और टीसें बहुत ज्यादा उठ रही थीं। मैं अपनी सास के सामने जाकर बैठ गई। मैंने कहा, कैसी माँ हैं आप मेरी? आपने तो कहा था कि मैं भी तेरी माँ हूँ, तो ये हक अदा किया है मुझे बेटी बनाने का। एक पागल लड़के से मेरी शादी करवा दी, जिसने एक रात में ही मेरा ये हाल कर दिया है। क्या आप अपनी सगी बेटियों की किसी पागल से शादी करवा देती? मेरे शब्द भी बुलंद थे और मैं बहुत ही तेजी से बात कर रही थी। वो कहने लगी, ये सब तुम्हारे बाप का दोष है, समझी? क्या था कि अगर तुम्हें अभिजीत के नाम पर जिंदगी गुजारने देता, लेकिन नहीं, उसे तो तुम्हारा घर बसाना था। मेरा बेटा मर गया और तुम यहाँ किसी नए मर्द के साथ रंगरलियां मनाती रहो। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, और इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ये रूप तो मैंने अपनी सास का पहली बार देखा था। कैसी खुदगर्ज औरत थी। वो चाहती थी कि मैं तमाम जिंदगी विधवा की जिंदगी जीती रहती। अब मुझे अपने पापा की बात न मानने पर अफसोस हो रहा था कि मैं उस समय अपनी सास के नकली आंसू न देखती और अपने पापा के साथ अपने मायके चली जाती। मैंने अपनी सास से कहा, मुझे आपकी घटिया सोच पर अफसोस हो रहा है। मेरी सास कहने लगी, मेरे बच्चे उस समय छोटे थे जब मेरा पति मर गया था। मैंने सारी जिंदगी अपने अरमानों और जज्बातों का गला दबाकर अपने पति के नाम पर जिंदगी गुजार दी थी। फिर मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लेती कि तुम मेरे बेटे को भूल जाओ, मेरे अभिजीत को भुला दो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो।
अब जो सलूक आरब रोज तुम्हारे साथ करेगा और तुम्हें पल पल मेरा अभिजीत याद आएगा, तब मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। तुम सारी जिंदगी मेरे अभिजीत को याद करते हुए गुजार दोगी। मैं चुपचाप अपनी सास का चेहरा देख रही थी। कैसी छोटी सोच की मालिक थी वो औरत। मैं चुपचाप उठकर वापस अपने कमरे में आ गई और जमीन पर बैठकर रोने लगी। न जाने कब मेरे रोने की सिसकियां सुनकर आरब की आंख खुल गई थी। वो उठकर माथे पर बल डाले मुझे देखने लगा। मैं घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी। जब मेरे हाथ पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ था, मैंने डरकर अपना चेहरा ऊपर किया तो वो मुझे ही देख रहा था। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे साथ रात वाला सलूक न करे। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे बाजू के जख्म देखने लगा, फिर मेरे चेहरे को देखने लगा। न जाने क्यों वो मेरे चेहरे के जख्मों को छूने लगा और फिर चेहरे पर मासूमियत लाकर कहने लगा, बहुत दर्द हो रहा है। वो मुझे किसी मासूम बच्चे की तरह पूछ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे से गलती से कोई नुकसान हो गया हो। मैं फौरन उससे पीछे हटने लगी। वो कहने लगा, वो मैं रात को गुस्से में था। तुमने कहा जो था कि तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन मुझे तो मोहब्बत चाहिए थी। वो मेरे जख्मों पर बहुत प्यार से हाथ फेर रहा था और मेरा दिल ऐसा था कि डर के मारे सीने में फड़फड़ा रहा था। मैं इस कदर बेबस थी कि चाहकर भी उसका हाथ अपने चेहरे से हटा नहीं पा रही थी। और फिर वो मेरे बहते हुए आंसू साफ करने लगा। उस समय वो कुछ अलग सा लग रहा था, रात वाली दीवानगी नहीं थी। मुझे उसे देखकर हैरत हुई थी। मेरे बाजू के जख्म देखकर वो कहने लगा, मेरी माँ मुझे बाहर नहीं जाने देती, हर समय कमरे में बंद रखती है। लेकिन मैं अगर कभी बाहर जाऊंगा ना, तो तुम्हारे लिए ढेर सारी चूड़ियां लाकर दूंगा और तोड़ूंगा भी नहीं। वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद जो बात उसने मुझे बताई, मेरे होश उड़ गए। मेरी सास का ये भी रूप था, मैंने सोचा नहीं था। आरब ने मुझे बताया कि मम्मी मुझे कमरे में बंद कर देती हैं और बाहर नहीं निकलने देती। मुझे भूख लगती है तो मम्मी को आवाज़ भी लगाऊं तब भी मेरी आवाज़ बाहर नहीं जाती, क्योंकि मेरे कमरे में तो खिड़की भी नहीं है। तभी मेरी आवाज़ बाहर नहीं जाती क्योंकि मेरे कमरे में तो खिड़की भी नहीं है। कभी कभी तो मैं भूख के मारे रोते रोते खुद ही सो जाता हूँ, तब जाकर मम्मी मेरे लिए खाना लाती हैं। न जाने क्यों मुझे आरब की हालत पर दया आने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी सास अपने सगे बेटे के साथ ये व्यवहार करती है। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। अब मैं आरब का ख्याल रखने लगी थी। उसके साथ बैठकर खिलौनों से खेलती, कभी लूडो खेलती, कभी बैट बॉल खेलने लगती। अब वो मुझसे बातें करने लगा था। एक बार मैंने उससे कहा, तुम बाहर जाना चाहते हो? तो वो कहने लगा, हाँ मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर ले जाओ ना। दोपहर को जब मेरी सास अपने कमरे में चली गई तो मैं उसे बाहर ले गई। उसे बहुत सारी चीज़ें खरीद कर दी। वो बच्चों की तरह खुश हो रहा था। जब वो मेरे साथ वापस आया तो कमरे में आते ही मेरे गले लग गया। मैं एकदम से घबरा सी गई थी। शादी की रात के बाद से वो मेरे पास नहीं आया था। उसके करीब आने से मैं डरती थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़का नहीं था और किसी पागल लड़के की संगत को सहने की मुझ में हिम्मत न थी। वो कहने लगा, तुम बहुत अच्छी हो और अब तो मुझे और भी अच्छी लगने लगी हो। लेकिन मम्मी कहती हैं कि तुम्हारी दुल्हन अच्छी नहीं है। अपनी दुल्हन को रोज मारा करो, वो तुमसे नफरत करती है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम तो मुझे बाहर भी लेकर गई थीं। ये कहकर वो मुझसे पीछे हट गया। फिर किसी दीवाने की तरह से मेरे दोनों हाथों को चूमने लगा। मैंने कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैंने बहुत ही धीरे से उसके हाथों से अपने हाथ अलग किए थे, लेकिन उसकी अगली इच्छा ने मेरे होश उड़ा दिए थे। आरब कहने लगा, मेरे हाथ तुम भी चूमो जैसे मैंने तुम्हारे हाथ चूमे थे। ये सच था, मुझे अब आरब से नफरत और डर महसूस नहीं होता था। लेकिन एक अटल सच्चाई ये भी थी कि मैं उससे मोहब्बत भी नहीं करती थी। उसे खिलौने और कार्टूनों से बहलाती रहती थी ताकि वो मेरे करीब ना आए। मेरे लिए ये इच्छा पूरी करना मुश्किल काम था, क्योंकि ना जाने उसके बाद वो मुझसे और क्या कह देता। लेकिन फिर भी मैंने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों को अपने होठों से लगा लिया। और फिर मैंने बात बदलने के लिए कहा कि मुझे कार्टून देखने हैं। मुझे उसकी नज़रों की तपिश से डर महसूस हो रहा था। आज तो उसके अंदाज ही बदले हुए थे। वो बेड पर बैठ गया। सामने दीवार पर टीवी लगा हुआ था। मैंने कार्टून लगा दिए और खुद कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन आरब ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, मेरे साथ बैठकर टीवी देखो। मजबूरन मुझे उसके साथ बैठना पड़ा। वो बेड से टेक लगाकर बैठ गया। मैं भी उसके बराबर में बैठ गई। कुछ ही देर बाद उसने अपना बाजू मेरे आसपास फैला दिए और मुझे अपने साथ लगा लिया। मैं डर रही थी, इस कमरे से भाग जाना चाहती थी, लेकिन ये शायद मुमकिन नहीं था। और फिर आरब ने खींचकर मुझे अपने सीने पर गिरा लिया।
मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं, लेकिन ये धड़कनें डर की वजह से थीं। डर की वजह से मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं आरब को बहलाने लगी कि आरब, अब तुम कार्टून देखो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। आइसक्रीम का नाम सुनते ही आरब ने मुझे अपनी पकड़ से आज़ाद किया था। मैं जल्दी से भागती हुई किचन में चली आई थी, लेकिन अब मुझे आरब से डर लगने लगा था। वो अब नॉर्मल था, उसका दिमाग किसी बच्चे की तरह था, लेकिन उसके जज्बात मेरे लिए अब बदलने लगे थे। वो अपने पति होने का हक पूरा करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आरब को खुद से दूर रख पाऊंगी। हम दोनों एक ही कमरे में एक ही बेड पर सोते थे। मैंने डरते डरते आरब को आइसक्रीम ले जाकर दी। वो बेड पर बैठा टीवी देखने में मगन था। आइसक्रीम देखकर खिल उठा और मजे ले लेकर आइसक्रीम खाने लगा। थोड़ी देर पहले उसके दिल में मेरे लिए क्या जज्बात उमड़े थे, वो उन जज्बातों को अब भूल चुका था। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया और कमरे से बाहर निकल आई। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं आरब को खुद से दूर रखने की पूरी कोशिश करती थी, हालांकि उसे पूरा टाइम भी देती थी, उसका ध्यान भी रखती। आरब ने भी उस दिन के बाद मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की थी। मैं आरब का बहुत ध्यान रखती थी, वो भी मेरी हर बात मानने लगा था। एक बार सुबह सुबह मेरी आंख आरब के शोर मचाने पर खुली थी। मैं हड़बड़ाकर उठी, वो कमरे में नहीं था। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास आरब से कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी तुमसे नफरत करती है, इसलिए तुम उसे मारा करो। लेकिन वो ना में सिर हिला रहा था। कहने लगा, तुम झूठी औरत हो, मेरी दुल्हन तो मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे आइसक्रीम भी खिलाती है, मुझे बाहर भी ले जाती है, मेरे साथ खेलती है और मेरे सर की मसाज भी करती है। वो बहुत अच्छी है। तुम झूठी औरत हो, तुम झूठ बोलती हो। अगर तुमने मेरी दुल्हन के लिए कुछ गलत कहा तो मैं तुम्हें मारूंगा। क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो, इसीलिए तुम मुझे मारती थी। मैं अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी अपनी सास की बेबसी देख रही थी, जो हर वक्त मुझे रोते तड़पते देखने की इच्छा रखती थी और आज खुद किस तकलीफ से गुजर रही थी। वो समझती थी कि शायद आरब उसकी हर बात मानता रहेगा और मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहेगा और मैं अभिजीत को याद करके रोती रहूंगी। लेकिन मेरे सब्र ने सब कुछ उल्टा कर दिया था। उस दिन मुझे आरब ने यही तो बताया था कि मम्मी मुझे बहुत मारती हैं, और उसने मुझे अपनी कमर भी दिखाई थी जहाँ जख्म के निशान भी मौजूद थे। उसने मुझे यह भी बताया था कि जब मैं माँ की बात नहीं मानता तो वो मुझे डंडे से मारती है। आरब ने मुझे बताया कि मम्मी ने ही जब उस रात मुझे तुम्हारे कमरे में भेजा था तो ये कहकर भेजा था कि तुम्हारी दुल्हन अंदर बैठी है, जाओ अपनी दुल्हन के पास जाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी दुल्हन तुमसे नफरत करती है, इसलिए उसे खूब मारना ताकि वो तुमसे नफरत ना करे। और फिर तुमने भी तो उस रात मुझसे कह दिया था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया था। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मैं समझ गई थी कि वो प्यार से मेरी हर बात मान लेगा, और वही हुआ था। मैं उसे धीरे धीरे ये भी समझाती रहती थी कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मेरी बात माना करो। और आरब भी मेरी सारी बातें मानता था। मैं जाकर आरब के साथ खड़ी हो गई, उसका हाथ थामकर अपनी सास के सामने ले गई और अपनी सास के सामने ही आरब के हाथों को चूम लिया और कहा कि मैं आरब से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत मैं किसी से नहीं करती। ये बात सुनकर मेरी सास का चेहरा धुआं धुआं सा हो गया था। वो अपने अधूरे उदास जीवन जो उन्होंने अपने पति के बगैर काटा था, उसका बदला मुझसे लेना चाहती थीं और मुझे इस बात की सजा देकर मुझे तड़पाना चाहती थीं, जिसमें मेरा कोई दोष ही नहीं था। अगर मेरे ससुर मर चुके थे और मेरी सास को शादी की इच्छा थी, लेकिन वो बच्चों की वजह से नहीं कर पाई थीं, तो इसका बदला मुझसे क्यों लेना चाहती थीं? ये सच था कि मुझे आरब से उस समय मोहब्बत नहीं थी, लेकिन आज हो गई है। मैंने जब अपनी सास के सामने आरब का हाथ चूमा तो मेरी सास गुस्से से थर थर कांपने लगीं और उन्होंने उसी समय मेरे गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। और आरब ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सका। वो अपनी माँ की तरफ लपका, तुमने मेरी दुल्हन को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने आरब को अपनी सांस के ऊपर से खींचा और उसे खींचते हुए कमरे में ले गई। लेकिन आरब के ऊपर अब पागलपन का दौरा पड़ चुका था। मेरे सामने आरब को शादी की पहली रात दौरा पड़ा था या फिर आज पड़ा था। वो गुस्से में चीजें इधर उधर फेंक रहा था। मुझे याद आया, जब आरब को ऐसा पागलपन का दौरा पड़ता था तो मेरी सास उसको एक गोली खिला देती थी और वो शांत हो जाता था और सुकून से सो जाता था। मैंने आरब को कमरे में बंद किया और जल्दी से बाहर भागी थी, जिससे कि अपने सास के कमरे से मैं वो गोली ले आऊं और आरब को खिला दूं। मैं जल्दी से अपनी सास के कमरे में गई। मेरी सास कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने सामान को उलट पुलट कर आरब की दवाई ढूंढने लगी थी, लेकिन मुझे कहीं दवाई नहीं मिल रही थी। लेकिन दवाई ढूंढते ढूंढते एक ऐसी चीज मेरे हाथ आई कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मेरी सास तो बहुत ही खुदगर्ज औरत थी।
मेरे हाथ आरब की एक बहुत ही पुरानी रिपोर्ट आई थी जो अब से लगभग 10 साल पुरानी थी और उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आरब का दिमागी संतुलन किसी चोट की वजह से बिगड़ा था। आरब पैदाइशी पागल नहीं था। आरब के सर में गहरी चोट लगी थी और इसी चोट की वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। डॉक्टरों का कहना था कि इसका इलाज हो सकता है। अगर इलाज करा दिया जाए तो आरब ठीक हो सकता है। लेकिन मेरी सास कितनी खुदगर्ज औरत थी, उसने अपने बेटे का इलाज नहीं करवाया और उसे ऐसे ही पागल रहने दिया। आरब को जो पागलपन के दौरे पड़ते हैं वो इसीलिए पड़ते हैं जब कोई बात उसको पसंद नहीं आती तो उसके सर में तेज दर्द होने लगता है और इस दर्द की वजह से ही उसे पागलपन के दौरे पड़ते थे। मुझे दवाई भी मिल चुकी थी। मैंने दवाई और वो रिपोर्ट ली और कमरे से बाहर आ गई। मैं आरब को जल्दी से वो दवाई खिलाने लगी। थोड़ी ही देर में आरब सो चुका था। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैंने क्या करना है। मैं आरब को लेकर एक अच्छे डॉक्टर के पास गई और उसे वो रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो सकता है और फिर मैंने आरब का इलाज करवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आरब का दिमागी संतुलन अब ठीक होने लगा था। कहते हैं कि दवाई से भी ज़्यादा किसी के प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। दवाई से ज़्यादा किसी की सच्ची मोहब्बत असर कर जाती है। वही आरब के साथ हुआ था। दवाई के साथ साथ मैं आरब का बहुत ध्यान रखती थी, उसकी बहुत केयर करती। मेरे प्यार से आरब अब सुधरने लगा था। एक रात दवाई खिलाने के बाद मैं आरब के सर की मसाज कर रही थी। पता नहीं आरब को क्या सूझी, उसने खींचकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और इस बार मैंने भी आरब की बाहों से निकलने की कोशिश नहीं की थी और आरब ने मुझे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। साथ ही साथ में वो बड़बड़ा रहा था, मुझे तुमसे मोहब्बत है, आई लव यू सौम्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैंने भी कहा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हम दोनों एक दूसरे में खोकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके थे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलती रहे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।